नमस्कार साथियों। इसराइल के अंदर सब कुछ बर्बाद, गाजा जैसा हाल कर दिया। ईरान ने रात भर मचाई। इसराइल के अंदर तबाही। बेंजामिन नेतन्याहू हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी। एक बार फिर से ईरान ने अपना जलवा दिखा दिया है। ईरान के सबसे कम ज्यादा पावरफुल ड्रोन और करदासक जैम के साथ नहीं मान और जैम के साथ अधिकतर परजाम मिले के बर्बाद जीत करते हैं और जैम के काम के साथ जैम के साथ नहीं मान खड़ा कर देगा। मिसाइलों ने इसराइल के अंदर ऐसी तबाही मचाई कि बेंजामिन नेतन्याहू को गजा की याद आ गई। जी हाँ जी, गाजा को बेंजामिन नेतन्याहू ने बर्बाद कर दिया था। आज वैसा ही हल ईरान ने इसराइल का कर दिया है। ईरान ने इतनी सटीक और इतने सही हमले किए कि बेंजामिन नेतन्याहू को गजा की याद आ गई। नेतन्याहू भी एक पल को सोचने लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू एक बात नहीं जानता था कि जब ईरान हमले करेगा तो उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो मिसाइलें इसराइल के अंदर घुसकर अच्छी खासी तबाही मचाने का दम रखती है। लेकिन ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान ने इसराइल को गाड़ा बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के हमले इतनी ज्यादा तेज और इतनी सटीक हो रहे हैं कि वो इसराइल की उन्हें जगह पर जाकर गिर रहा है जहां से ईरान निशाने लग रहा है। यही नहीं, अब धीरे धीरे खाड़ी जीत रहे देशों का जो भरोसा है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर से उठ गया है। कोई भी अब डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईरान लगातार उन देशों पर भी हमले कर रहा है जो लोग अमेरिका की मदद कर रहे थे। यही कारण है जब अमेरिका के ऊपर से कई देशों का भरोसा उठ गया है और लोग इस जंग का जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को बता रहा है। यही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मिलीजुली भगत पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जिस तरीके से ईरान को बर्बाद करने का प्लान बनाया गया था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा जंग का जिम्मेदार गतरा सक्सेसफुल पर डोनाल्ड ट्रंप को बता रहा है। जंग डोनाल्ड ट्रंप को बता रहा है। मात्रा जानदार इस तरह सा वहां देश शेरा सा जनता रहा कर रहा है। पहले इनका प्लान यही था कि वहां पर सत्ता परिवर्तन किया जाए, लेकिन सत्ता परिवर्तन से पहले ईरान को डरा दिया जाए या फिर ईरान जंग छोड़ देगा। आयातुल्लाह हाली का ही मौत के बाद ये इनका सबसे बड़ा रीजन था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आयातुल्लाह हाली की मौत के बाद ईरान और भी ज्यादा रोज रूप में आ गया और उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। ईरान ने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी, खास करके इसराइल के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा हमले इसराइल की तरफ से हुए थे। इसलिए ईरान ने भी अपना बदला ले ही लिया। ईरान की मिसाइलों ने इसराइल के अंदर पूरी रात भर तबाही मचाई। ऐसी तबाही मचाई कि नेता सर पकड़कर बैठ गया। देखते ही देखते एक शहर पूरा रात में बदल गया और उसकी हालत भी गाजा जैसी हो गई। कहते हैं कि आप जो भी करते हो ऊपर वाला उसका आपको जरूर सबक देता है, और ये सबक बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उसने जो गाजा के साथ किया था वही उसके अपने देश के साथ हो रहा है। उसने बिना सोचे समझे ईरान पर हमले करना शेख कर दिए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया था कि जब ईरान हमले करेगा तो इसराइल के अंदर एक ऐसी तबाही, ऐसी सुनामी आएगी कि अच्छे अच्छे देश को ले उड़ेगी। यही कारण है जो बेंजामिन नेतन्याहू की एक गलती ने पूरे इसराइल के अंदर अपना अफरा तफरी मचा रखी है। इसराइल के लोग खुद जंग के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सब लोग बेंजामिन नेतन्याहू को कोस रहे हैं, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के सत्ता में आने के बाद से लगातार इसराइल पर हमले हो रहा है और वो जानबूझकर दूसरे देशों को निशाना बनाता है। उसके बाद वो देश भी हमला कर देते हैं इसराइल के ऊपर। यही कारण है जो ईरान की ताकत देखने के बाद सब लोग बनकर में भाग जाते हैं, लेकिन वो बनकर भी कई लोगों को बचा नहीं पा रहा, क्योंकि धमाका इतना तेज, इतना सटीक होता है कि बनकर को भी उड़ा डालता है। ऐसा दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई है कि अब अमेरिका साथ नहीं दे रहा और उसके पास हथियार भी लगभग खत्म हो चले हैं। अमेरिका की मदद नहीं करना चाहता क्योंकि वो युद्ध को बढ़ावा नहीं देना चाहता। उसका साथ देना, जब तक कि जंग चलती रहेगी हम अमेरिका को हथियार नहीं देंगे, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है। अगर कहीं पर भी हमले होते हो तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ता है। क्या ये ईरान है, इजराइल हो, कोई सा भी देश है, सबसे ज्यादा आम जनता की जान जाती है और ये राजनीति में बैठे हुए लेकिन कुछ नहीं जाता। लेकिन ईरान पर लोग इतना भरोसा क्यों करते हैं? इजराइल की तरफ से यहाँ पर हमास, फिलिस्तीनी कई देशों को अपना निशाना बना चुका है और आगे भी तो इस तरीके की किस्ती की हरकतें करता रहेगा। लेकिन अब की बार उसका पाल ईरान से पड़ गया था। उसने हमले तो कर दिए क्योंकि उसको भरोसा था कि डिमांड किसके साथ है, लेकिन तैयार नहीं है कि वो ईरान को हथियार देता रहेगा, क्योंकि ईरान उसका देश है, क्योंकि अमेरिका और इब्राहिम मिलकर एक अकेले देश पर हमला किया है, मदद कर रहे हैं। उसकी औकात उसको याद दिलाकर रहेंगे कि वो सिर्फ एक मामूली सा इंसान है और एक पथ पर बैठे हुआ है। उसे दुनिया में लगता था कि हम सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया का बाप हूं, मुझे कोई हार नहीं सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यही घमंड उसको लेकर डूंगा। अब उसको पता चल चुका है कि वो भी काम है, वो बढ़ते हुआ है, किसी कर दूंगा पूरी दुनिया को नहीं जा सकता। क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं एक देश के प्रधानमंत्री को उठा लिया तो आपने सब पर यही दादागिरी दिखाऊंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ईरान की ताकत के आगे अमेरिका भी पूरी तरीके से टूट रहा है और अमेरिका में अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। अरब डॉलर के प्लेन क्रैश हो रहा है,
हथियारों की नुकसान हो रहा है, और जब जंग होती है तो सभी देशों को नुकसान तो होता है। बहुत ज़रूरी था हमें आता है, और ये जंग इतनी आसान नहीं थी दोस्तों, लेकिन बता दिया कि दर्शन सब जानते हैं कि ईरान कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और ईरान जब अपनी ताकत दिखता है तो वो अच्छे अच्छे को बर्बाद कंदर हुआ है। उधर दूसरी तरफ रात भर इजराइल के अंदर तबाही देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भाग खड़ा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की छूटे पसीने। ईरान बोला जंग के अंत तक लड़ने की पूरी तैयारी, एक बूंद भी तेल ले जाने नहीं देंगे। अमेरिका बोला जंग हम जीत गए। ईरान बोला इतिहास मत भूलो, हम हारने वालों में से नहीं बल्कि मजा चखना वालों में से हैं। ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका के पाता रहते वो जग देखे मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया, और इस बार उसने इतना लंबा हमला किया, 400 किमी दूर अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया है ईरान ने कि डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए हैं। लगातार डोनाल्ड ट्रंप को ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, और ईरान एक चीज साफ कर रहा है कि उसकी मंशा साफ है, वो अंत तक लड़ाई लड़ेगा और किसी भी हाल में जंग को छोड़ने वाला नहीं है। ईरान ने यह भी कहा है कि हमारे यहां से एक बूंद भी तेल ले जाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुश्किल है। आपको बताते चलें, ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि फिलहाल वो जंग में इजराइल पर सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है, और उनके 12 जंग वो पर कर रही है, और उनके बाद 12 जंग वो पर कर रही है। जगहों पर भी अटैक कर रहा है जहां से तेल और गैस लाई जा सकती है। यानी कि कतर पर इतना बड़ा हमला किया गया कि अब कतर का पूरा सिस्टम ही डामाडोल हो गया है, क्योंकि वो इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि हमारी दुश्मनी जिन भी मुल्कों से है वहां से दूरदार करना ये सब गद्दार हैं, जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है। ईरान का साफ कहना है कि फिलहाल ये जंग तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि अमेरिका हमारी सारी शर्तें मान नहीं लेता। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ईरान के निशाने पर भी कई बड़े नेता और कई बड़े नाम हैं, जिन लोगों ने आयतुल्लाह हाली को मारा है, या फिर ईरान के सही और नेता जैसे लारायानी तमाम बड़े लीडर को निशाना बनाया गया था। इसी को लेकर ईरान ने भी अपनी लिस्ट तैयार कर ली है। ईरान के निशाने पर अमेरिका की कई अफसर और इजराइल के कई बड़े लोगों का नाम शामिल है। अब ईरान लगातार ऐसी जगह हमले कर रहा है जहां से उसकी सबसे ज्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों, ईरान के हमले से इजराइल में अफरा तफरी मची हुई है। ईरान के हमले घातक तो हैं ही, लेकिन अपनी ताकत भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ईरान का साफ कहना है कि उसकी लड़ाई किसी एक इंसान से नहीं या किसी एक देश से नहीं, बल्कि उन ताकतों से है जिन्होंने ईरान की पीठ में, आपको पता ही है, खंजर खोपने का कर भी आम किया है। और इसी को लेकर ईरान लगातार अपनी ताकत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ईरान का साफ कहना है कि वो जंग को लड़ता रहेगा और इस जंग को अंत तक लड़ेगा। मतलब साफ हो चुका है दोस्तों कि ईरान की ये जो ताकत है, ये अपने आप में एक पूरी काम को बताती है कि ईरान अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ईरान का ये भी कहना है कि फिलहाल जिन लोगों ने हमारे मुल्क पर हमला कर रहा है, उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने कहा कि अमेरिका लगातार हार रहा है, इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को हार का मजा चखना पड़ा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बिल्ला गया है। और दूसरी तरफ किया समुदाय में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत में ईद के बाद काली पट्टी बांधकर अमेरिका और इजराइल का विरोध भी किया गया। यही कारण है जो ईरान अपने आप को और ज्यादा साबित कर रहा है, और ईरान की ताकत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान लगातार उन कस्तातिकथित था, ईरान को बाद देश कराता मुस्लिम मानना की बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुश्मनों को सबक सिखाने का काम कर रहा है, जो लोग ईरान के अंदर रहकर ईरान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कई ऐसे जासूसों को पकड़ा है ईरान ने, जो लोग इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर इजराइल की जासूस घुसे हुए हैं, मोसाद के, और ईरान में वक्तव्य पैर पकड़ता भी रहता है। खासकर कि उनकी पकड़धर तब शुरू होती है जब ईरान का कोई बड़ा लीडर मारा जाता है, क्योंकि सारी जानकारियां इजराइल और अमेरिका तक वही मोसाद के जासूस पहुंचते हैं, जो ईरान के अंदर वहां के नागरिक बनकर रह रहे हैं। उनको ढूंढना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसीलिए ईरान उनको ढूंढ लेता है। हालांकि वो हमला होने के बाद ही ढूंढता है, और ऐसे में अब कई और लोग हैं जो हाथ लग गए हैं ईरान के। ईरान का साफ कहना है कि जो लोग भी इस तरीके की घटनाओं में साथ दे रहे हैं इजराइल का, उन सभी को सूली पर लटकाया जाएगा। जो लोग गद्दारी करेंगे उन्हें गद्दारी का असर भुगतना होगा। मतलब साफ हो चुका है कि ईरान अपने दुश्मनों को सबक सिखाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की वो हालत हो चुकी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने तो छोड़ ही रहा है, लेकिन अब लोगों ने हथियार देने से भी मना कर दिया है। जी हाँ, अब उसने साफ कह दिया है कि वो हथियार नहीं देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध शुरू कर रहा है और हम किसी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देते। उनका साफ कहना, जब तक ईरान और अमेरिका की लड़ाई चलेगी तब तक हम हथियार
से डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को बढ़ावा नहीं देते, की मदद नहीं करेंगे और ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। इसलिए ये साफ हो चुका है कि फिलहाल अब मामला इधर और उधर का हो गया है। ईरान का साथ दे रहे हैं और रूस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा। इधर दूसरी तरफ चीन सबसे बड़ा दोस्त। आज हम बात करेंगे उस संघर्ष की जो पिछले ठीक 23 दिनों से मध्य पूर्व को एक ऐसी आग में झुलसा रहा है जिसकी लपटें अब किसी एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहीं। इजराइल में आज एक बार फिर आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं। बारहस ये देश की सीमाओं तक मिसाइलें बरस रही हैं और एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही हैं, अब देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही हैं। बारहस ये देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही हैं और अब देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही हैं। आज अब तक काम करते हैं, इन मंदिर बदली करते हैं। 10 असल बर्तल बदले से संभर की आग, सायरन की तेज आवाजें गूंज रही हैं। लोग बंकरों में घुसकर प्रार्थना कर रहे हैं और दुनिया के तेल बाजारों में बेचैनी की लहरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ये केवल इजराइल और ईरान के बीच का टकराव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा भूकंप है जिसके झटके खाड़ी देशों से होते हुए एशिया, यूरोप और यहां तक कि भारत के आम आदमी की रसोई तक पहुंच चुके हैं। आज की तारीख है 21 मार्च 2026 और ये इस युद्ध का ठीक 21वां दिन है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए थे, जिसके बाद से ईरान, इजराइल और मध्य पूर्व के कई देशों में विस्फोटों, मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इस युद्ध की शुरुआत उस भयावह घटना से हुई जब अमेरिका और इजराइल की संयुक्त खुफिया और सैन्य कार्रवाई में ईरान के सर्वोच्च नेता आया अली खामेनेई की हत्या कर दी गई। उनके ऑफिस में हुए सटीक हमले ने न केवल ईरानी नेतृत्व को झटका दिया, बल्कि पूरे इलाके में प्रतिशोध की लहरें पैदा कर दी। उसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। आज नवरोज है, ईरानी नव वर्ष का दिन। फारसी कैलेंडर के अनुसार ये नया साल शुरू करने का पावन अवसर है, जहां लोग आमतौर पर परिवार के साथ जश्न मनाते हैं, फूल बांटते हैं और नई शुरुआत की दुआ करते हैं। लेकिन तेहरान, इस्फहान और अन्य शहरों में आज जश्न की जगह धमाकों की गड़गड़ाहट और सायरनों की चीखें गूंज रही हैं। लोग खुशी के बजाय मौत के डर में जी रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी बात जरूरी है, अगर आप इस तरह साना के तथ्यात्मक, रिसर्च आधारित, जमीनी और वैश्विक विश्लेषण को जरूरी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए ताकि ऐसी ही सच्ची, गहरी और असरदार खबरें आप तक नियमित पहुंचती रहें। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से लाखों लोगों तक सच्चाई पहुंच सकती है। तो पहले विस्तार से समझते हैं कि आज इजराइल में क्या हो रहा है। कल यानी 20 मार्च को रेहोवत शहर में एक घर पर ईरानी मिसाइल हमले की तस्वीरें सामने आईं। इजरायली रक्षा बलों IDF ने खुद स्वीकार किया कि ईरान की ओर से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जो मध्य इजराइल और यरूशलेम क्षेत्र को निशाना बना रही हैं। अगले कुछ ही मिनटों में सायरन बजने की संभावना जताई गई थी और वाकई सायरन बज उठे। पिछले 24 घंटों में ही 150 से ज्यादा लोग घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। युद्ध शुरू होने के बाद से कुल 4000 से अधिक लोगों को चिकित्सा सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, इनके पीछे वे परिवार हैं जिनके घर आज ध्वस्त हो गए। वे बच्चे हैं जो स्कूल की बजाय बंकरों में बैठे कांप रहे हैं। वे बुजुर्ग हैं जो बम आश्रय की ओर भागते हुए गिर पड़े। मेगन डेविड एडॉन, इजराइल की रेड क्रॉस जैसी संस्था की रिपोर्ट बताती है कि एक 70 वर्षीय महिला सायरन सुनकर आश्रय की ओर भागते हुए सिर पर दीजी में चोट लगने से मध्यम रूप से घायल हुई। बम आश्रय की तरफ भागते वक्त लगी चोटें अक्सर सीधे मिसाइल की चपेट में आने से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं। ये युद्ध की एक कड़वी सच्चाई है। डर ही मौत का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। रेहोवोत में क्लस्टर बम के टुकड़ों से 2 लोग हल्के घायल हुए, एक कार मलबे से ढक गई और एक घर की दीवारें गिर गईं। इजराइल के कई शहरों में लोग अब रात दिन अलर्ट पर हैं। आयरन डोम सिस्टम ने कई मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बच जाती है और नुकसान होता है। अब एक पल रुककर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये युद्ध पहुंचा कहां से है। पूरी कहानी की शुरुआत 28 फरवरी 2026 की सुबह हुई, जब अमेरिका और इजराइल की संयुक्त खुफिया एजेंसियों ने ईरान के सर्वोच्च नेता आया अली खामेनेई को निशाना बनाया। CIA की जानकारी और इजरायली एयरफोर्स के F-35 विमानों ने एक साथ ऑपरेशन चलाया। खामेनेई अपने ऑफिस में थे जब सटीक हमला हुआ। उनके साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मारे गए। ईरानी सरकार ने 1 मार्च को उनकी मौत की पुष्टि की और 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। यह हमला न केवल एक व्यक्ति की हत्या था, बल्कि ईरानी शासन व्यवस्था को कमजोर करने का रणनीतिक कदम था। हिजबुल्लाह तुरंत सक्रिय हो गया और उत्तरी इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे। ईरान ने जवाब में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन छोड़े, जो पास्ट किए जो सरमाना राखी दौरा है। इजराइल अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों तक पहुंचे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने
19 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे इस युद्ध को उससे कहीं पहले खत्म होते देख रहे हैं जितना लोग सोचते हैं। उन्होंने दावा किया कि हम जीत रहे हैं और ईरान बर्बाद हो रहा है। लेकिन क्या ये बयान जमीनी हकीकत से मेल खाता है? क्या केवल बयानबाजी से युद्ध खत्म हो जाते हैं? नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर भविष्य में हमले रोक देगा क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा अनुरोध किया था। लेकिन 20 मार्च की सुबह ही इजराइल ने तेहरान पर नए हमले कर दिए। ये हमले उसी समय हुए जब कौन समय हुए देखते हैं और तलखी इजराइल बनाएगा लाकार के देखते हैं। पाकिस्तान के देश ने तलाशन किया था। 5 हमले ऊर्जा बीच ईरानी नागरिक नवरोज मना रहे थे और युद्ध अपने चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका था। तो इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से चलते हैं और आज का सबसे संबद्ध सवाल ये है, जब एक ओर युद्ध विराम की बातें हो रही हैं और दूसरी ओर बम गिर रहे हैं, तो उस बयान का क्या अर्थ बचता है? ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद तब खुलकर सामने आए जब नेतन्याहू ने दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र पर अकेले हमला कर दिया। उन्होंने कहा, इजराइल ने अकेले ये हमला किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमसे भविष्य के हमले रोकने को कहा और हम रुक रहे हैं। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर एक गहरी दरार है। अमेरिका और इजराइल के बीच ये सार्वजनिक असहमति किसी भी युद्ध में असाधारण है, क्योंकि युद्ध काल में सहयोगियों की एकता ही रणनीति का आधार होती है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका को दक्षिण पार्स पर इजराइल के हमले की जानकारी नहीं थी, लेकिन मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि अमेरिका और इजराइल सभी लक्ष्यों पर पूरी तरह समन्वित थे। तो यहाँ 2 परस्पर विरोधी बयान हैं। एक ओर ट्रंप का दावा कि उन्हें जानकारी नहीं थी, दूसरी ओर अंदरूनी सूत्रों का कहना कि सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। इस विरोधाभास के बीच आम जनता क्या विश्वास करे? क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या वाकई दोनों देशों के बीच रणनीतिक मतभेद उभर आए हैं? दक्षिण पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है जो ईरान और कतर के बीच साझा है। इजराइल के हमले से वहां आग लग गई, उत्पादन प्रभावित हुआ और ईरान ने बदले में कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइलें दाग दी। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे कम चर्चा में है, लेकिन इजराइल के आकाश से उतना ही जल रहा है। लेबनान में युद्ध शुरू होने के बाद से 968 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें कम से कम 118 बच्चे हैं और 2432 लोग घायल हैं। 10 लाख से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। 10 लाख लोग यहाँ बाद से लेबनान की पूरी आबादी का लगभग 1/5वां हिस्सा है। बेरूत के बशरा इलाके में एक 15 मंजिला इमारत को पूरी तरह गिरा दिया गया। इजरायली सेना का दावा था कि हिजबुल्लाह ने वहां नकद संग्रहित किया था। हिजबुल्लाह से जुड़े अल-मनार टेलीविजन ने कहा कि इजरायली हमले में उसके राजनीतिक प्रोग्राम के निदेशक मोहम्मद शारी और उनकी पत्नी मारे गए। एक पत्रकार, एक मीडिया प्रोफेशनल जो अपना काम कर रहा था। युद्ध में अंतर नहीं। फ्रांस के लेबनान विशेष दूत ने कहा कि जब देश पर बमबारी हो रही हो तो लेबनान की सरकार से हिजबुल्लाह को निरस्त करने की अपेक्षा करना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल बातचीत ही इस समय देश कर संकट का समाधान कर सकती है। ये कूटनीतिक वास्तविकता है, लेकिन इसे सुनने वाले कितने हैं? आज ये भी एक सवाल है। खाड़ी के देशों की बात करें तो तस्वीर और भी चिंताजनक है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने ईरानी हमलों की सूचना दी है, जो इन देशों के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल ने दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र ईरान के दक्षिण पार्स पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में तेल व गैस प्रतिष्ठानों पर मिसाइलें दागी। कुवैत में मायना अल अहमदी रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन हमले ने रात भर आग लगाए रखी, जिसे बुझाने में दमकल कर्मी लगे रहे। संयुक्त अरब अमीरात में ईद की नमाज के दौरान ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ वायु रक्षा प्रणाली चालू हुई और दुबई में विस्फोटों की आवाजें गूंजी। दुबई, जिसे दशकों में एक सुरक्षित, शानदार, आधुनिक महानगर के रूप में बनाया गया था, आज उसके ऊपर भी युद्ध की छाया है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का प्रभावी बंद होना वैश्विक अर्थव्यवस्था को बेचैन कर रहा है। इस जलमार्ग से दुनिया का 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। सैकड़ों टैंकर दोनों तरफ खड़े हैं। ब्रेंट क्रूड एक समय लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। शुक्रवार को ये बाधवा है बात रात साल को जो बाधवा है $103.14 प्रति बैरल पर बंद हुआ। अब यहाँ रुककर ये समझना जरूरी है कि ये सब भारत से कितना जुड़ा है। जो लड़ाई दूर हो रही है उसका असर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना और हर छोटे शहर तक पहुंच रहा है। भारत दुनिया के इस ऊर्जा संकट से सर्वाधिक प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, क्योंकि वो अपनी लगभग 90% कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरा करता है। उसके लगभग आधे कच्चे तेल और 3/4 से अधिक LPG आयात हॉर्मोन्स जलडमरू मध्य से होकर आते हैं। धन्यवाद।